अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम होमोजीनियस इक्वेशंस को उनकी पहचान देखी थी कि होमोजीनियस इक्वेशंस होती किस तरह से हैं और उनको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस ऐसी दी जाती हैं जो होमोजीनियस फॉर्म में नहीं होती। हम उनको होमोजीनियस में कन्वर्ट करके और फिर उसको उसी पुराने मेथड से सॉल्व करेंगे, सेपरेबल फॉर्म बनाकर उसकी इंटीग्रेशन सेपरेट लेकर फिर सॉल्व करेंगे। तो अब आपको पहचान किस तरह से होगी कि वो कौन सी इक्वेशन है जिसको हम होमोजीनियस बनाकर और फिर सॉल्व कर सकते हैं। वो टाइप इस तरह से होगी, जैसे आपके पास 9.14 लिखी हुई है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1dx, यानी कि आपके पास x और y का एक मिक्स फंक्शन पड़ा हुआ है जो कि होगा सेपरेबल ही, यानी कि एक x वेरिएबल फिर y वेरिएबल और उनके साथ उनके कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये डी एक्स के साथ पड़े होंगे और इस तरह से यहाँ पे डी वाई मिसिंग है। ये डी वाई के साथ भी एक फंक्शन होगा एक्स का और वाई का मिक्स। ठीक है, इसकी पहचान ये है कि जो एक्स के साथ के कोफिशिएंट्स होंगे हम उन्हें ए वन और ए टू कहेंगे और जो वाई के कोफिशिएंट्स होंगे हम उन्हें बी वन बी टू कहेंगे। और इसके अलावा उनके साथ कुछ कॉन्स्टेंट्स भी ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं जिन्हें हम सी वन सी टू कहेंगे। ठीक है, अब ये देखने में होमोजीनियस नहीं है, आप इसमें टी को रिप्लेस करेंगे तो वो अपनी पुरानी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। लेकिन हम इसको किस तरह से होमोजीनियस बनाकर और फिर सेपरेट करके सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको रिड्यूस करेंगे होमोजीनियस में। किस तरह से, अब इसमें आपके पास दो केसेस होंगे। अगर तो गिवन इक्वेशन में जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं a1 और a2 और जो y के कोफिशिएंट्स हैं b1 और b2, अगर उनकी रेशो सेम नहीं है, आप a1 ओवर a2 करें, b1 ओवर b2 करें, यानी कि x के कोफिशिएंट्स और फिर y के कोफिशिएंट्स, इनको डिवाइड करें तो आंसर अगर सेम नहीं आ रहा है तो हम इसको केस 1 कहेंगे। और इस केस में हम x को रिप्लेस करेंगे कैपिटल X प्लस h के साथ और y को रिप्लेस करेंगे कैपिटल Y प्लस k के साथ। ठीक है, तो रिप्लेस करने के बाद शक्ल जो है इक्वेशन की कुछ इस तरह से हो जाएगी और a1 कैपिटल X b1 कैपिटल Y प्लस ये जो टर्म होगी a1h प्लस b1k प्लस c1 और a2x प्लस b2y के साथ जो टर्म पड़ी हुई है a2h प्लस b2k प्लस c2, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक और ये a2h से लेकर c2 तक, ये जो टर्म है अगर ये हमारे पास ज़ीरो हो जाए, ये टर्म बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो हमारी इक्वेशन होमोजीनियस हो जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये टर्म जो है वो ज़ीरो हो जाए, तो इसके लिए फिर हमें ज़ीरो के इक्वल रख कर एच और के की कुछ वैल्यूज़ निकालनी पड़ती हैं कि एच और के क्या हो तो ये टर्म्स ख़त्म हो सकती हैं। अगर ये ज़ीरो हो जाती हैं तो फिर हम इस फॉर्म में आ जाएंगे एंड दिस फॉर्म इज़ सेपरेबल। इसको आप सॉल्व कर सकते हो सेपरेट करके, डिफ्रेंशिएट करके। ठीक है, ये पहला केस हमारे पास होगा। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। फिर हमारे पास सेकंड केस क्या होगा, इफ़ a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2, यानी कि जो x के कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो और जो y के कोफिशिएंट्स हैं उनकी रेशो अगर इक्वल आ रही है तो आपने क्या z को रिप्लेस करना है a1x प्लस b1y एंड देन गिवन इक्वेशन वुड बी सेपरेबल इक्वेशन इन द वेरिएबल x एंड z। ये हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि सॉल्व कैसे करना है। फिलहाल आप ये इसकी पहचान याद रखिएगा कि केस नंबर 2 कौन सा होगा जिसमें x के कोफिशिएंट्स की जो रेशो है वो y के कोफिशिएंट्स की रेशो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये दो केसेस होंगे। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखें, आपके पास एग्जाम्पल नंबर 14 है।
सॉल्व करना है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2y माइनस एक्स प्लस 5 ओवर 2x माइनस वाई माइनस 4। अब देखें ये अगर हम इसका कंपैरिजन करें अपनी बताई गई इक्वेशन के साथ तो dy के साथ जो टर्म लिखी जाएगी वो होगी 2x माइनस वाई माइनस 4, ठीक है। और dx के साथ जो टर्म लिखी जाएगी वो होगी 2y माइनस एक्स प्लस 5, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल अगर हम करके देखें तो आपको पता चलेगा। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि उनकी रेशो हमने चेक करनी है कि क्या ये केस 1 है या फिर ये केस 2 है, ठीक है। तो केस 1 के लिए अगर केस कैसे चेक करेंगे आप, x का कोफिशिएंट, अब डी एक्स के साथ जो टर्म होगी वो होगी ये वाली, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है -1। इट मीन्स आपका जो a1 है वो -1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो a2 जो है वो +2 है। इसी तरह से जो b1 है वो 2 है और जो b2 है वो -1 है, क्योंकि इधर y का कोफिशिएंट 2 है और इधर y का कोफिशिएंट -1 है। अब इनकी रेशो देखें, a1 ओवर a2 कितना होगा -1/2 और जो b1 ओवर b2 है वो कितना होगा -2, ठीक है। 2 ओवर -1 विच इज़ -2। तो ये दोनों रेशो इक्वल नहीं है, तो इट मीन्स ये केस नंबर 1 है। अब केस नंबर 1 में हमने कहा था हम लेट करेंगे x को कैपिटल X प्लस h और y को कैपिटल Y प्लस k, ठीक है। अब ये मैंने रिप्लेस कर दिया अपनी इक्वेशन के अंदर, जहाँ पे ये x लिखा हुआ है वहाँ पे हमने लिखा कैपिटल X प्लस h और जहाँ पे y लिखा हुआ है वहाँ पे कैपिटल Y प्लस k। तो इक्वेशन को सॉल्व करने पे ये कुछ इस टाइप की हो जाएगी। अब इसमें हमने कहा था कि हम जो कैपिटल X और कैपिटल Y की टर्म्स को छोड़ के बाकी जितनी भी स्मॉल h स्मॉल k या कांस्टेंट रह जाएगा हम उन्हें ज़ीरो कर देंगे। तो यहाँ ऊपर आपके पास रह रहा है -h प्लस 2k प्लस 5, ये ज़ीरो हो जाना चाहिए और जो नीचे की टर्म्स में पड़ा हुआ है 2h माइनस k माइनस 4, ये ज़ीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये ज़ीरो कब हो सकते हैं, इन दोनों को आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें आप अपनी पहली इक्वेशन को और फिर इनको आपस में ऐड करवाएं तो ये 4k माइनस 1 विच इज़ 3k और 2 5 आर 10 माइनस 4 6 और 3k और 6 को आप डिवाइड करेंगे, इस तरह से आपके पास k की वैल्यू -2 और h की वैल्यू +1 आ जाएगी, ठीक है। ये सॉल्व भी करके देख सकते हो। अब इन वैल्यूज़ के लिए अब जो रिमेनिंग सिस्टम बच जाएगा वो सिर्फ ये कैपिटल X कैपिटल Y और नीचे भी कैपिटल X कैपिटल Y, क्योंकि इन टर्म्स को तो हमने ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। अब ये एक सेपरेबल इक्वेशन, इसको हम पुराने वाले होमोजीनियस फॉर्म के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अब ये सेपरेबल नहीं हुई है, सेपरेबल ये तब होगी जब हम इसमें रिप्लेसमेंट करेंगे y इज़ इक्वल टू वी एक्स की। अगर आपको पिछले क्वेश्चंस याद हों जो हमने 1 से लेकर 14 तक किए, उसमें हमने क्या किया था, हम उसको सेपरेबल बनाने के लिए y को वी एक्स कंसीडर कर लिया करते थे। तो y को वी एक्स रखने से उसका डेरिवेटिव जो है वो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आ जाता था, ठीक है। अब इसको रिप्लेसमेंट कर दी इस इक्वेशन में, जहाँ पे y की जगह पे v कैपिटल X रख दिया। देखेंगे कि ये सिर्फ x और v में एक इक्वेशन मिल गई है, अब ये सेपरेबल है। तो जिस तरह से पिछले क्वेश्चंस में हमने डी के साथ टर्म्स को सेपरेट कर लिया और x के साथ टर्म्स को सेपरेट कर लिया, ठीक है। इंटीग्रेटिंग वी ऑब्टेन, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। यहाँ पे आप जो भी मेथड लगाना चाहो, जैसे इस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो टू वी होना चाहिए, क्या ये उस फॉर्मूले से हो रहा है या फिर आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू, जैसे लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन का आपके पास था कि ये जो वी स्केयर -1 है इसको वी प्लस 1 और वी -1 लिख कर और फिर कॉन्स्टेंट्स कंसीडर करके एक सेपरेटली सॉल्व करके फिर वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो ये नेचुरल लॉग ऑफ वी -1 ओवर वी प्लस 1 आ जाएगा आपके पास, -1/2 नेचुरल लॉग ऑफ वी स्केयर -1, ठीक है। अब ये जो टर्म्स आई हैं ये आप उस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ जो काम किया है ना वो ये किया है कि
जो 2 के साथ वी स्केयर माइनस वन को सेपरेट किया, यानी कि 2 ओवर वी स्केयर माइनस वन, फिर वी ओवर वी स्केयर माइनस वन। तो जो 2 ओवर वी स्केयर माइनस वन है उसके ऊपर ये नेचुरल लॉग वाला काम आपने पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू करना है, और जो वी ओवर वी स्केयर माइनस वन बनेगा उसके ऊपर आपने डेरिवेटिव वाला काम करना है कि ऊपर वी मौजूद है, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर 2 वी खुद से बनाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, और ये खुद से काम कर लिया। ठीक है, और इस तरफ आएँ तो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट लेना ही है तो उसको भी नेचुरल लॉग में ही रख लें। फिर यहाँ से आपको ऑलरेडी पता है कि ये पावर जो है वो ऊपर चली जाती है, और जो चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो रही हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। बल्कि यहाँ से ये काम हुआ है कि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है थ्रू आउट, यहाँ पे भी 2 मल्टी हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टी हो जाएगा, यहाँ पे भी मल्टी हो जाएगा। जब 2 मल्टीप्लाई हो गया तो वो फिर जब चीज़ स्टार्ट में आती है तो वो पावर में चली जाती है। नेचुरल लॉ की प्रॉपर्टी की वजह से ये एक्स की पावर में भी आ गई, नोटिस करें ये सी की पावर में भी आ गया, और ये जो इसके स्टार्ट में आया होगा वो इसकी पावर में आ गया, और ये 2 बन गया। ठीक है, यहाँ ये सॉल्व होके एक फाइनल टर्म मिल गई है। अब नेचुरल लॉग बोथ, यहाँ पे 3 चीज़ें ऐड हो रही हैं, इट मीन्स प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। दोनों तरफ से नेचुरल लॉग कैंसिल करें। अब आप जो है वो इस फॉर्म में आ गए हो वी में। हम करते क्या होते थे, एंड पे हम वी को वापस रिप्लेस किया करते थे हैं कि वी किसके इक्वल है, वाई बाई एक्स के इक्वल है। ठीक है, वो वापस रिप्लेसमेंट हमने अभी भी करनी है। तो जहाँ जहाँ वी था वहाँ पे वाई बाई एक्स लिखने से ये फॉर्म बनेगी, और इस फॉर्म के बाद आपने वापस रिप्लेसमेंट करनी है किस चीज़ की, कि आपने जो लिया था अपना एक्स, और स्मॉल एक्स को आपने कैपिटल एक्स प्लस एच लिया था ना, तो अब वापस कैपिटल एक्स को भी आपने एक्स माइनस एच से रिप्लेस करना है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल एक्स की वैल्यू हमने खुद से बनाई थी एक्स प्लस एच करके, तो उसको वापस रिप्लेस करने के लिए अब एच और के की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट कर ली थी कि वो 1 और -2 हैं, तो वहाँ से ये फिर एक्स, कैपिटल एक्स की जगह पे एक्स माइनस वन और कैपिटल वाई की जगह पे वाई प्लस 2 पुट हो जाएगा, और ये इस तरह से सॉल्व हुआ है जो कि रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स बहुत शॉर्ट करके किए गए हैं, आपको खुद से अगर जब करने बैठेंगे तो इसको खुद से डिटेल में करना है चीज़ों को, छोटी छोटी जो कैलकुलेशंस हैं वो आपको खुद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें डायरेक्ट स्टेप्स हैं कुछ, तो उनके ऊपर परेशान नहीं होना। ये था हमारा केस 1 का एक क्वेश्चन। अब केस 2 की जो एग्जाम्पल है वो आपको कैसे पता चलेगी कि ये डी एक्स के साथ एक इक्वेशन पड़ी हुई है, इसका जो a1 है वो 2 है और जो y1 है वो 1 है। इसी तरह a2 जो है वो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 4 है, और जो b2 है वो y का कोफिशिएंट 2 है। ठीक है, यानी कि a1 a2 और b1 b2 मैंने निकाल लिया। अब मैंने उनकी रेशो जब चेक की तो वो 1/2 आ रही है, दोनों की रेशो सेम आ रही है, तो ये फिर केस 2 है। और जब दोनों की रेशो सेम आती है तो केस 2 में हम z इक्वल 2x प्लस वाई, आपको याद होगा जब मैं केस डिस्कस करी थी हम क्या करते हैं, z को जो आपने a1 और b1 डिस्कस किया होगा ना पीछे, उसको a1x प्लस b1y इस तरह की एक इक्वेशन बना लेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट्स का तो पता है ना कि a1 और b1 कौन कौन से होंगे जो हमने अभी निकाल लिए थे। a1 हमारे पास 2 है और जो b1 है वो 1 है, तो फिर ये 2x प्लस 1y हो जाएगी z। ठीक है, अब करना क्या है, इसको पुटिंग कहाँ पे करनी है, ये देखें 2x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पे z पुट हो जाएगी, क्योंकि a1x प्लस b1y ये वाली टर्म बन रही है, तो यहाँ पे z पुट हो गया। यहाँ नोटिस करें तो सिर्फ 2 का ही फ़र्क है, आप 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस वाई, तो ये 2x प्लस वाई यहाँ पे z पुट होगा लेकिन 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और ये जो -1 है ये साथ में ऐसे आ गया, और ये वाला +1 भी z+1 हो गया। ठीक है, अब ये हमने इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लिया z में। अब नोटिस ये करें
कि आपने ना सिर्फ जी में ट्रांसफॉर्म किया है बल्कि उसका डेरिवेटिव भी निकालना है। कैसे? अच्छा, हमारे पास दो डिफरेंशियल हैं, एक डी एक्स है और एक डी वाई है, ठीक है। अब हम जा रहे हैं जी में। डी एक्स हमारा ऐसे ही रहेगा, हम डी वाई को ख़त्म करके डी जी में चले जाएंगे। यहाँ से अगर आप नोटिस करो तो डेरिवेटिव क्या आएगा, टू डी एक्स, डिफरेंशियल अप्लाई करूँगी ना इस इक्वेशन पे, तो ये इस तरफ हो जाएगा डी जी, यहाँ पे डी वाई, और यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 होता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये टू डी एक्स। सो टू डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी जेड। तो आपने डी वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो ये जो टर्म होगी टू डी एक्स, ये जी के पास आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ये जो डी वाई है इसकी जगह पे देखें, ये पुटिंग हुई है डी जी माइनस टू डी एक्स की, और डी एक्स ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब हमने क्या किया, डी एक्स वाली ये जो टर्म है ये इसके साथ मल्टी करके सेपरेट करके कॉमन ले लिया, यानी कि डी एक्स आपने कॉमन ले लिया है, यहाँ से जी प्लस वन मिलेगा और यहाँ से जो है वो -2 इस 2z -1 से मल्टी होगा तो -4z + 2 हो जाएगा। ये मैंने डी एक्स की टर्म सेपरेट कर ली और डी जेड की टर्म्स सेपरेट कर ली हैं। तो ये हो जाएगा, इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 - 4z 3 - 3z, 3 कॉमन ले लें, 1 - z डी एक्स, और यहाँ पे देखें 2z - 1 डी जेड। अब सेपरेबल फॉर्म में लिखकर हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि डी जेड के साथ जेड का सारा फंक्शन पड़ा हुआ होना चाहिए। तो हमने इसको डिवाइड कर दिया 1 - z को थ्रू आउट, तो ये आपके पास 3d x यहाँ पे रह जाएगा प्लस 2z - 1/1 - z डी जेड इक्वल टू 0। ये टर्म जो है ऊपर नीचे, ये हमारे पास जैसे दो किस्म की होती हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर टाइप्स आपने पढ़ी हुई होंगी पार्शियल फ्रैक्शन में ही, कि एक टाइप प्रॉपर होती है, एक इम्प्रॉपर होती है। इम्प्रॉपर वो होती है जिसमें ऊपर नीचे जो डिग्री है वो या तो इक्वल हो, या ऊपर वाले की जो डिग्री है वो नीचे वाले फंक्शन की डिग्री से बड़ी हो, तो ये इम्प्रॉपर होती है। हम इन्हें डिवाइड करके प्रॉपर कन्वर्ट करते होते हैं। तो 2z - 1 को आप रख के 1 - z से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2 + 1/1 - z। अगर आपको डिवीज़न में कोई मसला हो तो कोई भी बच्चा मुझसे सेपरेटली या ग्रुप में ही पूछ सकते हैं कि डिवीज़न कैसे किया है, ठीक है। डिवीज़न वही सिंपल पुराने वाली जैसे हम करते होते हैं। यहाँ से अब चीज़ों को हम इंटीग्रेट कर देंगे, 3dx की इंटीग्रेशन 3x हो जाएगी, -2 की क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू z होगी तो ये -2z + 1/1 - z की जो इंटीग्रेशन है वो नेचुरल लॉग ऑफ 1 - z, बिकॉज 1 - z का डेरिवेटिव 1, -1 ऊपर हम खुद से बना सकते हैं ना, माइनस से मल्टी और डिवाइड करके। तो मल्टी वाला माइनस बाहर पड़ा है और जो डिवीज़न वाला माइनस बाहर है, और जो मल्टी वाला है वो हम नेचुरल लॉग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर है तो नेचुरल लॉग ले लिया, ठीक है। ये सॉल्व करने की बातें हैं। ज़ीरो का इंटीग्रेशन जो आपको पता है कांस्टेंट होती है, जैसे कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, इसी तरह से ज़ीरो की जो इंटीग्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। ये दोनों एक दूसरे का उलट होते हैं, ठीक है। ये सी नोट आ गया। अब रिप्लेसिंग z/2x + y, ये हम क्या कर रहे हैं, अपने आंसर हमें मिल गया है, लेकिन अब एंड पे आपने जो वेरिएबल्स चेंज किए थे उनको वापस रिप्लेस भी करना है, यानी कि z को हमने क्या लेट किया था स्टार्ट में 2x + y, तो अब ये इस z की जगह पे और इस z की जगह पे ये वापस रिप्लेसमेंट हुई है और इसको थोड़ा सा सीधा करके एक इक्वेशन बना दिया है। सो ये दो केसेस आपको दिखेंगे अपनी 9.3 एक्सरसाइज के जो लास्ट क्वेश्चंस हैं। आपने इन केसेस को वेरीफाई करते हुए कि कौन से पहला केस है या दूसरा केस है, कौन कौन से केसेस हैं, फिर उनको इन्हीं तरीक़ों से सॉल्व करना है।